आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद। ठीक, एक चीज़ जान लो, इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, बराबर आते रहता है क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे अदर कोई एग्ज़ाम हो, सारे में क्वेश्चन ये पूछता है मंत्री परिषद। ठीक, इसीलिए चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको पढ़ने का जितने भी टॉपिक हम अंदर बताएंगे आधे घंटे के अंदर में, उसको ही पढ़ लेना, उसी से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक ना, वही है। ठीक, जैसे अभी हमारा मंत्री परिषद पूछा। ठीक, तो मंत्री परिषद जो हमारा है, मंत्री परिषद, तोड़ो इसको। मंत्री का मतलब क्या होता है और परिषद का मतलब क्या होता है? परिषद मतलब होता है समूह। ठीक है, परिषद का मतलब क्या हुआ? समूह हुआ। और मंत्री मतलब होता है जो हमारे चुने गए, जनता द्वारा चुने गए, जो क्या है, लोकसभा या विधानसभा से जो विधायक या सांसद हैं, उनको जो कोई विभाग मिलता है तो ये मंत्री होता है। ठीक है, पहले वो क्या होते हैं? पहले वो सांसद हैं, सांसद के बाद क्या बनेंगे? वो मंत्री बनेंगे। और इन्हीं मंत्रियों का समूह को हम क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद। ठीक, तो मंत्री परिषद क्या है? तो मंत्रियों का क्या बोलना है? समूह है। पहले मंत्री क्या रहेंगे? सांसद है। ये मंत्री परिषद दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना है, केंद्र में भी और एक राज्य में भी। ठीक, तो केंद्र में भी और राज्य में भी होते हैं। यह कह सकते हैं यूनियन टेरेटरीज, जहाँ पर विधानसभा, जैसे दिल्ली में, पुडुचेरी में, वहाँ भी केंद्रीय स्तर के मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री परिषद होते हैं। ठीक ना, राज्य पर मंत्री परिषद और केंद्र का मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद कहाँ मिलेगा तुमको? केंद्र में भी मिलेगा, दिल्ली में भी, यानी दिल्ली में मिलेगा, जो हमारा केंद्रीय है, और सभी प्रांतों में जितने भी राज्य हैं उसमें भी मिलेगा मंत्री परिषद। जैसे सीएम है ना, तो सीएम के कार्य को अब संचालन करने के लिए वहाँ भी मंत्री परिषद है। अब आता है कि जो मंत्री परिषद है, ये जो मंत्री परिषद है, ये है, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले देखा गया है कि मंत्री परिषद जो हमारा एंशिएंट काल में, इसका सबसे पहले हम चर्चा सुनते हैं। ये मेडिएवल काल में भी चलता रहा, यही कारण कि आज भी ये वर्तमान है। इसीलिए कहा था कि एंशिएंट काल से मॉडर्न युग में लिया गया। और मॉडर्न युग में जब अंग्रेज़ों की सत्ता आई, तो इन्होंने भी ब्रिटिश आधार पर संसदीय प्रणाली को आगे बढ़ाया। समझा? ब्रिटिश आधार पर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर प्रणाली। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टमिनिस्टर प्रणाली। ठीक, तो मंत्री परिषद जो है, सबसे पहले मंत्री परिषद के लिए परिषद शब्द की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जब हम लोग मौर्य काल पर जाते हैं तो मौर्य काल में देखेगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो कहता, कहानी इसका बहुत बड़ा है कि चौथ मौर्य के बारे में बोला गया था। चाणक्य ने बोला था, जो इसका गुरु था, कि तुम अकेले राजपाट नहीं चला सकते हो, तुम अपने दरबार के बारे में तो जान सकते हो, लेकिन बाह्य जानने के लिए, तो वही बताया था, कहानी हिस्ट्री बता देंगे, वही बताया था कहानी कि देखो, राज तुम्हारा एक रथ रूपित है, एक रथ की तरह राज तुम्हारा है, और रथ में दो पहिए होते हैं, एक पहिया तुम हो और एक पहिया तुम्हारा मंत्री लोग हैं, जो तुमको समय समय पर सलाह देंगे, तभी तुम अपना शासन ढंग से चला सकते हो। वहीं से परिषद शब्द आया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, वहीं से परिषद शब्द की चर्चा शुरू हो जाती है, जो गतिशील होकर मेडिएवल काल तक चली, मुसलमानों के आगमन तक भी चली, और अंग्रेज आए तो इन्होंने भी इस व्यवस्था को लगभग आगे बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, कमोबेश चलता रहा। लेकिन अंग्रेज़ों ने भी, इसीलिए कहा था, अंग्रेज़ों ने अपने ब्रिटिश के अनुसार वेस्टमिनिस्टर प्रणाली बनाया। वेस्टमिनिस्टर का मतलब होता है, इसकी विशेषताएं बहुत है, जैसे राष्ट्रपति होगा जो कार्यपालिका का नाममात्र होगा, प्रधानमंत्री होगा जो वास्तविक होगा, और प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने के लिए, सलाह देने के लिए कुछ मंत्री होंगे। इस तरह की व्यवस्था ब्रिटेन में है। तो भारत देश जब आज़ाद हुआ तो सबको पता था कि हम बताए थे 1935 का अधिनियम अंग्रेज़ों का था, तो भारत ने भी उसी नीति को अपनाते हुए, भारत ने भी वेस्टमिनिस्टर प्रणाली को अपनाते हुए अपने देश में मंत्री परिषद का गठन किया।
तो एक्चुअली में मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा सबसे पहले कहाँ देखी गई? एंशिएंट काल में, मौर्य काल में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसमें परिषद शब्द की चर्चा है। तो पूछ सकता है परिषद शब्द की चर्चा पहले कहाँ देखी गई? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक ना। अब आता है भारत में जो मंत्रिपरिषद है ये किसकी प्रणाली पर है? तो बोल देना है कि ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर है, जिसमें एक पीएम होगा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, और उसको सलाह देने के लिए मंत्री लोग रहेंगे, जो ब्रिटेन में है, ठीक ना। ब्रिटेन में जाओगे तो संसदीय प्रणाली में जब चुनाव होता है तो वहाँ पर उसके सलाह देने के लिए वहाँ मंत्री का गठन किया गया है, ठीक। तो वही प्रणाली भारत ने भी क्या कर लिया? अपना लिया। क्यों अपनाया? तो भारत में भी ब्रिटेन का अधिपत्य था, तो उनकी नीतियाँ यहाँ भी लागू हुई। भारतीयों को यह बात पसंद आई कि पीएम अकेले कोई कार्य अपने सलाह पर नहीं कर सकता है, तो क्यों ना हम लोग भी उस नीति को अपना लिया जाए। यही कारण है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया गया भारत में भी। अब देखो एक और चीज़ इसमें, देखो क्या है, अगर भारत में मंत्रिपरिषद नहीं होता तो क्या होता है? तो देखो, मंत्री का मतलब होता है जिसको विभाग मिला हुआ है, उन्हीं का समूह। अगर नहीं होता तो जो हमारे देश में पीएम होता, जिस प्रमुख होता, सारे पद उन्हीं को मिलते। जैसे रक्षा मंत्री का पद, रेल मंत्री का पद, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, विभिन्न तरह के ऐसे पद, उद्योग मंत्री, रेल, कोयला मंत्री, सब किनको मिलता है? पीएम को। और पीएम ये सारे पद को संभाल पाने में सक्षम नहीं होता। तो जब सक्षम नहीं होता तो सारी व्यवस्थाएं ढंग से नहीं चल पाती, और देश का सर्वांगीण विकास करने में क्या लगाता? समय लगाता। विश्व स्तर पर हम पिछड़ जाते हैं हर चीज़ में। इसी व्यवस्था को देखते हुए भारत ने भी कहा कि हम लोग भी मंत्रिपरिषद को क्या करेंगे? वेस्टमिनिस्टर प्रणाली पर अपनाएंगे। इसमें एक पीएम होगा, और अब जिसको वो चाहेगा अपना मन विभाग दे सकता है, जिसको मंत्री बोलेंगे, और उन्हीं विभागों का एक समूह होगा जिसको हम बोलेंगे मंत्रिपरिषद, जो पीएम को समय समय पर हर विभाग का सलाह देगा, ठीक ना। यह पीएम विभागों को उन्हीं के मुताबिक चलाएगा, उन्हीं के अनुसार, ठीक। तो मंत्रिपरिषद आने से क्या फ़ायदा हुआ पूछेगा? तो पीएम के देश के सभी विभागों के कार्य को ढंग से चलाने में क्या हो गई? आसानी हो गई। कोई रेल मंत्री संभाल रहा है, कोई रक्षा मंत्री संभाल रहा है, कोई वित्त मंत्री पद संभाल रहा है, यानी हर लोग अपने अपने विभाग को ढंग से चलाने में क्या हो रहा है? सक्षम हो रहा है, और देश हमारा सर्वांगीण विकास कर रहा है। हालांकि वर्तमान में कुछ गतिरोध उत्पन्न हुए हैं, जीएसटी से, कोरोना से, ये नोटबंदी से, तो एक गतिरोध है, एक सीमित समय के लिए। हो सकता है हम लोग आशावादी होना चाहिए कि हम लोग इस चीज़ से निजात पा लेंगे बहुत जल्दी, ठीक ना, ठीक। इसके लिए सरकार भी समय समय पर प्रयासरत है, ठीक। तो यही होता है मंत्रिपरिषद से ही फायदा हुआ, इसीलिए भारत में मंत्रिपरिषद को अडॉप्ट किया। लेकिन इसकी सबसे पहली चर्चा कहाँ मिलेगी? बताए थे मौर्य काल में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अब इसी में देखो आगे, नेक्स्ट देखो, अब मंत्रिपरिषद तुमसे पूछ देगा चर्चा में ये सब कब रहेगा, ठीक ना। तो देखना, अब ये तो हमारा पद न हो गया, ये तो हमारा हो गया संवैधानिक पद हो गया। इसलिए हो गया कि बोलेंगे कि मंत्रिपरिषद गठन की चर्चा आर्टिकल 75 में है, ठीक ना। इसका हम चर्चा करेंगे। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि राष्ट्रपति इसी के सलाह के अनुसार क्या करता है? आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद की सलाह से कोई भी कार्य करेगा, ठीक ना। 75 में इसका गठन की चर्चा है। 75 के 1 में गठन की प्रक्रिया की चर्चा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, इसका हम आगे चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, ठीक ना। तो जितना भी हम समझाने में सफल है उतना समझो, ज़्यादा टैप पर तेला बेला नहीं करना है कि ये ज़्यादा समझा देंगे तो ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जाओ एकदम, ये कम समय में वीडियो बन जाए और तुम लोग को समझ भी आ जाए, ठीक। इसीलिए हम इंट्रोडक्शन हर टॉपिक का देंगे। तो मंत्रिपरिषद हो गया, इसीलिए मंत्रिपरिषद आने का फ़ायदा हुआ। अब सोच लो कि अगर यही चीज़ नहीं होता तो फ़ायदा ना होता। सारे विभाग अकेले कौन चलाता? पीएम। तो सारे सुचारू रूप से नहीं चल पाते, हर विभाग का विकास नहीं हो पाता, तो देश का सर्वांगीण विकास नहीं होता, देश हमारा विकसित की ओर नहीं जाता, अभी विकासशील देश है, ठीक। अभी बोले ना कि कुछ समस्याएं आ गई तो समस्या क्षणिक भर की लोग, वो एक इकोनॉमिक्स में काल चक्र आता है, कैसे जीवन में चक्र आता है, उस इकोनॉमिक्स में आता है। सारे लोग माल्थस से एडम स्मिथ सब स्वीकार चुके हैं, ये आएगा, कभी गिरेगा,
कभी उठेगा, कभी गिरेगा, कभी उठेगा। ये आपको इस नीति को स्वीकारना होगा। ये नहीं कि राजनीति लेकर बैठ गया कि फलाना फलाना कर रहा सरकार। नेक्स्ट देखो, सबसे पहली बात तो वही हो गया मंत्रिपरिषद। ये चर्चा में कब रहता है? तो देखो, जब लोकसभा का चुनाव हो और विधानसभा का चुनाव हो। तो लोकसभा का चुनाव होगा तो जिसका स्पष्ट बहुमत आएगा, जो आगे क्लास बताएंगे, जिसकी सरकार बनेगी, जिसका पीएम बनेगा, जो बहुमत दल का नेता होता है, ये सभी एनडीए गवर्नमेंट का पीएम बना, तो अपने विभागों को चलाने के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। तो ये चर्चा में कब रहता है? जब लोकसभा का चुनाव हो। जैसे विधानसभा का बिहार में चुनाव होगा तो जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका एक सीएम बनेगा। इसीलिए बुलाता है कि सीएम या पीएम बहुमत दल का नेता होता है। और सीएम अपने राज्य को चलाने के लिए विभिन्न विभाग सौंपेगा, जिसको राज्यपाल पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। पद मतलब हुआ जिस पद के लिए हो रहा है, जैसे वित्त मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया। गोपनीयता मतलब होता है कि हम जो भी निर्णय लेंगे गोपनीय रखेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। ठीक, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो चर्चा में कब रहता है? जब चुनाव हो, इलेक्शन हो। लोकसभा का चुनाव हो तब, विधानसभा का राज्यों में चुनाव हो तब। ये चर्चा में तभी रहेगा, ठीक ना। और विधानसभा का चुनाव नवंबर में चर्चा में आएगा। तो इसमें बहुत होता है कि भी मंत्रिपरिषद कौन शामिल होगा। हर नेता चाहता है चुना हुआ व्यक्ति क्या मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाए, क्योंकि इसमें शामिल होने का मतलब है कि आपको विभाग मिलेगा, आपकी जिम्मेवारियाँ बढ़ेगी, आपको कुछ विशेष अधिकार मिल जाएंगे जो कि एक सांसद और विधायक को नहीं मिलते हैं, जितना कि मंत्री बनने में होता है। इससे बड़ा चल जाएगा तब कैबिनेट स्तर का मंत्री हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब आप लोग अंदर की चले। मंत्रिपरिषद वो तो इंट्रोडक्शन था। अभी बताए थे कि प्रथम बार चर्चा इसकी किस में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसके लिए कौन सा शब्द आया? परिषद शब्द, ठीक ना। जिसके लिए कौन शब्द आया है? परिषद शब्द आया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब होता है, अभी बताए थे कि भारत में जो प्रणाली ली गई है ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर से ली गई है, जिसमें एक पीएम होगा और एक मंत्री होंगे लोग। यही मंत्री मिलकर क्या बनेंगे? मंत्रिपरिषद का गठन होगा। ठीक, तो बताओ, ब्रिटेन की वेस्टमिनिस्टर प्रणाली से ली गई है, लेकिन वहाँ भी संसदीय व्यवस्था है, चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद वहाँ पर जो पीएम ब्रिटेन में बनते हैं उनके विभाग को संभालने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति होती है। वही मिलकर मंत्री सामूहिक रूप से मंत्री परिषद कहलाते हैं। ठीक, अब होता है चर्चा में अभी बताए थे कब होगा? जब लोकसभा एवं विधानसभा का क्या हो? चुनाव हो, तभी तो मंत्रिपरिषद का गठन होगा। रेल मंत्री बनेंगे, रक्षा मंत्री बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट होता है इसके गठन की चर्चा बताए थे भी हम, आर्टिकल किस में? 75 में है। यानी हमारा संवैधानिक पहलू है कि नहीं है, बताओ। यही सब घुमाता है क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद संवैधानिक पहलू कैसे हुआ? क्योंकि संविधान के आर्टिकल 75 में चर्चा है कि भारत में मंत्रिपरिषद होगा, ठीक ना। अब इसी की प्रक्रिया क्या होगी कि जो भी मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे वो 75 का 1 में है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? पीएम की सलाह पर इनको नियुक्त करेगा। ठीक, किनको? मंत्रिपरिषद को। ये किस आर्टिकल में? 75 में है। यानी मंत्रिपरिषद होगा किस आर्टिकल में? 75 में है। मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा पीएम की सलाह पर, यह किस में है? 75 के 1 में है। ठीक, इतना समझ लेना। अब होता है क्यों इसको गठन किया था? ताकि जितने भी विभाग हैं उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक, अब आता है मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या। देखो, ये तुम्हारा हो गया इंट्रोडक्शन कि हमारे देश में मंत्री बनेंगे। क्यों बनेंगे मंत्री? तो पीएम को विभिन्न विभागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि हमारा देश का सारा विभाग ढंग से चल पाए। इसीलिए हमारे संविधान में इसको प्रावधान दिया गया है। अब होता है कि जो मंत्रिपरिषद है, तो देखो इसके बारे में क्या है एक्चुअल में। देखो, सबसे पहले देखो हुआ क्या था कि जब आरंभ में देखा होगा, आरंभ में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। तो कांग्रेस जब सबसे बड़ी पार्टी थी तो उस समय गठबंधन की सरकार की कोई औचित्य नहीं था। तो ऐसी हालात में क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद जो बनते थे वो कम बनते थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस सरकार होने के बाद क्या हुआ? अपना क्या हुआ? अपने कांग्रेसियों को ही केवल क्या बनाया? मंत्री विभाग दिया।
लेकिन जैसे जैसे 80 के दशक के बाद से गठबंधन की सरकार बनने लगी, तो हर गठबंधन के लोग कहे कि हमारे पार्टी को भी, हमारे व्यक्ति को भी क्या दो, मंत्री पद दो। क्योंकि मंत्री पद बताए थे भी हम कि बहुत विशेषाधिकार का पद होता है। हर हर सांसद चाहता है कि हमको मंत्री पद मिल जाए। देखता हूँ कि उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, बहुत सारे मंत्री बनने के लिए चापलूसी करता है, सब खरीद फरोख्त होता है। दल बदल नियम इसी पर आया है कि इधर से उधर भाग जाए कि हम तुमको ये मंत्री दे देंगे, ठीक ना, इसी से रोकने के लिए। तो इससे कहता गठबंधन की जब सरकार बनी तो उसमें क्या दिक्कत हुआ कि विभिन्न अनेक प्रकार के मंत्री बनने लगे, यानी मंत्रियों की संख्या में वृद्धि आ गई। और बताए थे कि मंत्रियों की संख्या में वृद्धि आने से आम सांसद के बजाय उनके विशेषाधिकार, उनके पास विशेषाधिकार क्या होता है, ज़्यादा होता है। उन पर आर्थिक खर्च भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आर्थिक खर्च होने से क्या हुआ, सरकार को आर्थिक हानि हुई। और देश हमारा कैसा विकासशील देश है, तो हमको अपना खर्च को सीमित करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए, सीमित करना चाहिए। तुम देखा होगा कि सोनिया गांधी भी बोली थी कि हम चाहते हैं कि हम अपने मंत्रिपरिषद की संख्या में कटौती करें। इसी पर्पस को लेकर के हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, अपनी पैसे को, खर्च को, फालतू खर्च को कम करें। देखा है गठबंधन अब बनेगा ही बनेगा सरकार, तो हर पार्टी के लोग बोलेंगे कि हमारे पार्टी को मंत्री बनाओगे तो हम तुमको समर्थन करेंगे, नहीं तो सरकार नहीं चलने देंगे। तो सरकार गिरने से बचने के लिए कहा गया कि ठीक है गठबंधन बनेगा। एक रूल बनाया गया, 91वां संविधान संशोधन, यानी हमारे संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया, ठीक, 2003 में किया गया, 4 में लागू हो गया कि जब भी सरकार बनेगा तो कुल लोकसभा का सीट का वर्तमान में सीट का 15% से अधिक का हम मंत्रिपरिषद गठन नहीं कर सकते हैं। यानी मान लो लोकसभा का चुनाव हुआ तो जिसको बड़ी पार्टी आई तो सारे लोग थोड़े मंत्री बन जाएंगे। तो उसमें से क्या होता है कि 545 का, वो लिखे यहाँ पर 545 का 15% यानी 85 लोगों से ज़्यादा आप मंत्रिपरिषद का गठन नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पहले क्या था 120 वो मंत्री हो गया, तो 15-20 मंत्री का कार्य क्षेत्र क्या हो गया, उस पर आर्थिक क्षेत्र क्या हो गया, बोझ बढ़ गया। और भारत विकासशील देश था, तो फालतू खर्च को बचाने के लिए 91वां संशोधन ला गया। इसमें क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या तय कर दी गई कि इससे अधिक नहीं हो सकता, यानी 85 से अधिक कितने परसेंट रहना चाहिए, पीएम प्लस मंत्रिपरिषद को मिलाकर। यानी इसी 85 को अभी तुम देखोगे 3 भाग में बांटा गया है। तुम देखोगे अभी मंत्रिपरिषद जितने भी भारत में है 85 देखना अधिक नहीं है, 79 या कुछ हम गिने थे एक बार, 79 है कुल। क्यों है, क्योंकि आर्थिक बोझ को कम करने के, ठीक ना। वही 85 लोग 3 तरह के हो गए, मान लो 79 अभी हैं तो 3 तरह के हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या उप। इसकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं, ठीक ना। देखो अब नेक्स्ट, तो कितना हो गया, नेक्स्ट आओ योग्यता। अब होता है कि जो भी मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे, यानी एक जब लोकसभा गठन होगा तो एक पीएम होंगे, उसके लगभग 85 से नीचे क्या होंगे, मंत्रिपरिषद होंगे। तो अब क्या होगा, देखो कहता है कि इस मंत्रिपरिषद में, ध्यान सुनना, पीएम और अदर, ठीक, मान लो अभी 70 को मान लो मंत्रिपरिषद है पीएम मिलाकर, तो इस मंत्रिपरिषद में मान लो रेल विभाग है, रक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, सार्वजनिक विभाग है, कोयला विभाग है, उसके बाद तुमको पर्यावरण विभाग है, उद्योग विभाग है। तो सारे जो विभाग हैं, इस विभाग के बारे में सुनो क्या कर, योग्यता क्या होनी चाहिए यहाँ शामिल होने के लिए। वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी या राज्यसभा का भी। ध्यान सुनना, किसी भी सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का भी हो सकता है। यानी हमारे देश में जो लोकसभा है और एक कौन है, राज्यसभा। लोकसभा का व्यक्ति भी हमारा मंत्रिपरिषद बन सकता है, राज्यसभा का व्यक्ति भी मंत्रिपरिषद बन सकता है। अब आओ, तो यही पूछता है योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता है कि लोकसभा का व्यक्ति भी और राज्यसभा का व्यक्ति भी क्या बन सकता है, मंत्रिपरिषद। कहने का मतलब है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसका व्यक्ति तो मंत्रिपरिषद बन भी सकता है, लेकिन राज्यसभा का तो चुनाव नहीं हो रहा है, तो राज्यसभा में भी शामिल व्यक्ति को मंत्रिपरिषद बनाया जा सकता है, सदस्य बनाया सकता है। दूसरा है, सदस्य न हो भी तो भी मंत्रिपरिषद बनाया सकता है। जैसे मान लो
अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और हमको लगा कि फलना व्यक्ति रक्षा मंत्री हमारा अच्छा बन सकता है, तो रक्षा मंत्री उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव जीत लेना चाहिए कहीं से भी। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। बताओ, एक व्यक्ति बी है जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, क्या वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है कि नहीं? वित्त मंत्री बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अभी हम बताएं कि सदस्य ना हो तो भी वो पद ग्रहण कर सकता है, लेकिन सदस्य पद ग्रहण करने के तारीख से 6 महीने के अंदर वो को लोकसभा या राज्यसभा का सीट जीत लेना होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, और जो दोनों का सदस्य ना हो, न तो लोकसभा से हो और न राज्यसभा से हो, वो भी बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर उसको कोई भी पद का ग्रहण कर लेना होगा। ठीक। अब होता है शपथ। जब आप योग हो जाएंगे तब क्या लेंगे? शपथ लेंगे। शपथ क्या होगा? 75 का 4 में है, यानी इसका समझ गया ना? बताओ, प्रधानमंत्री, मान लो हम देश का नागरिक है, हम चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का, हमको पीएम बना, हमको बताओ वित्त मंत्री बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या उसमें है? 6 महीने का आपको क्या होना चाहिए? कोई लोकसभा का जीता हुआ सदस्य बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। राज्यसभा से जीता हुआ सदस्य बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। इन दोनों सदन के सदस्य मंत्रिपरिषद बन सकते हैं, और नहीं हो सदस्य तो भी बन सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? 6 माह। ठीक। अब कहता है कि जब आप कंडीशन तीनों पूरा कर लें, ये तीनों कंडीशन पूरा करने के बाद आपको शपथ ले सकते हैं, जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में? 75 के 4 में है। अनुसूची कौन में? 3 में। देखता होगा अनुसूची 12 में पढ़ाएंगे। प्रथम में क्या है? संघ एवं राज्य। दूसरा में क्या है? वेतन। तीसरा में क्या है? शपथ। चौथा में क्या है? राज्यसभा में सूची का आवंटन। पाँचवा में क्या है? 4 राज्यों को छोड़कर अति मेगारम। छठा में क्या? अति मेगारम के लिए। सातवां में क्या? केंद्र राज्य संबंध है। आठवां में क्या? भाषा है। नौवां में क्या है? भू राज सुधार है। 10वां में क्या? दल बदल है। 11वां में क्या? पंचायती राज है। 12वां में क्या है? नगर पालिका है, नगर निगम। ये सब पकड़ लेना बढ़िया से तुम। अब आता है शपथ के रूप में राष्ट्रपति किसके कहने? बताए थे ना, पीएम कहने पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। जैसे पद मिला मान लो हमको वित्त मंत्री का या रक्षा मंत्री का, तो ये हो गया पद। गोपनीयता मतलब क्या हुआ? कि जो भी हम निर्णय लेंगे सार्वजनिक नहीं करेंगे, गोपनीय रखेंगे। क्या नहीं करेंगे? सार्वजनिक के बजाय क्या रखेंगे? गोपनीय रखेंगे। मतलब ताकि किसी भी तरह का कार्य में कोई बाधा न उत्पन्न हो। नेक्स्ट, अब आता है अयोग्यता। कि एक मंत्रिपरिषद का व्यक्ति, मान लो ये मंत्रिपरिषद है, इसमें शामिल व्यक्ति कैसा अयोग्य हो सकता है? पहला, किसी अगर वो सदस्य बन गया हो, न लोकसभा से आया हो न राज्यसभा से, तो 6 माह के अंदर वो अगर सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो उसको मंत्रिपरिषद से हटा दिया जाएगा। ठीक। दूसरा, दल बदल द्वारा ताकि मंत्री का ताकि सरकार गिराने में सक्षम लोग ना हो। दल बदल यानी आप एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं तो आपको मंत्री पर, मान लो अभी देखेगा कि मंत्रिपरिषद में मान लो बिहार में भी है, बिहार में मंत्री पद मिला हुआ था, ये क्या कहते हैं इसको, जो फुलवारी शरीफ जीतता है श्याम रजक को मंत्री मिला था, लेकिन जैसे उसने दल बदल किया, जेडीयू से रजद में गया, तो उसके पद से क्या कर दिया गया? उसको हटा दिया गया। ठीक ना? तो दल बदल द्वारा भी आपको मंत्रिपरिषद से हटाया जा सकता है। या अब संसद की कार्रवाई जब चल रही है, सत्र चल रहा है, सत्र चलने के तीनों सत्र मिलाकर, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन, तीनों सत्र मिलाकर आप 60 दिन तक मान लो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो, बिना अनुमति से, लोकसभा में हो तो आप लोकसभा का अध्यक्ष से, राज्यसभा में हो तो राज्यसभा का सभापति से, बिना उनकी अनुमति से आप अगर 60 दिन तक अनुपस्थित हो जाएंगे तो आपको मंत्रिपरिषद की, आपको सदन की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। और जब सदन की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? पद से खत्म हो जाएंगे, जिसकी चर्चा 101 का 4 में है। तो 60 दिन वाला क्या है आर्टिकल? 101 के 4 में। तो कितने कंडीशन से अयोग्यता हो जाएगा? पहला, किसी भी सदन का सदस्य
नहीं होने पर 6 माह के अंदर, जो इस वाला कंडीशन में देख लो। दूसरा 60 दिन तक बिना अनुमति के। तीसरा दल बदल द्वारा। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब जो मंत्रिपरिषद का गठन होगा। बताया था ना जब लोकसभा का चुनाव होगा तो एक पीएम बनेंगे और मंत्रिपरिषद बनेगा। ठीक ना। तो ये मंत्रिपरिषद जब बनता है तो बताए थे कि 85 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसमें देखो अधिकतर इसमें लोकसभा से आते हैं। लोकसभा से क्यों? क्योंकि लोकसभा के चुनाव ही होता है और लोकसभा के लोग ही चुनकर आते हैं, तो वही लोग ज़्यादातर मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। लेकिन सरकार को लगता है कि राज्यसभा के सदस्य भी जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी मंत्री की भूमिका अच्छे ढंग से निभा सकते हैं, तो उनको भी इसमें लाया जा सकता है। लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम होती है और लोकसभा से जीते हुए का संख्या क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। जिस पार्टी की सरकार होती है उसी का मंत्रिपरिषद बनता है, ये जान लेना है। उस पार्टी का ही राज्यसभा से कोई व्यक्ति आ सकता है, दूसरे पार्टी का नहीं बोलना है पर कि दूसरे पार्टी का आकर के मंत्रिपरिषद बन सकता है। अपने ही पार्टी में से लोकसभा और राज्यसभा से आप बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसकी होती है? लोकसभा की होती है। ठीक, तभी तो लोकसभा का चुनाव होता है। चलो, इस मंत्रिपरिषद का पूछ देगा कि प्रमुख कौन होता है, तो पीएम होता है। ठीक है, पूरे मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? पीएम। कैसे होता है? तो ही राष्ट्रपति को सलाह देता है कि हमारे फलाने व्यक्ति को, फलाने सांसद को आप इस पद पर क्या कीजिए, गोपनीयता की शपथ दिलाइए, पद और गोपनीयता की। ठीक, तो पूछ देगा मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? पीएम। मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। और कम कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से। इन दोनों से हो सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब होता है मंत्रिपरिषद को सुविधा अनुसार भारत में कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला कैबिनेट स्तर का मंत्री, दूसरा राज्य स्तर का मंत्री और तीसरा स्वतंत्र प्रभार। पहले इसको देख लो। स्वतंत्र प्रभार हुआ होगा जो स्वतंत्र रूप से काम करेगा, जिसको उप मंत्री बोलते हैं। यानी ये न तो कैबिनेट स्तर के मंत्री के विभाग को देखता है और न राज्य स्तर के मंत्री को। राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं कि राज्य का मंत्री हो गया है, इसका नाम है राज्य मंत्री। राज्य मतलब कि बिहार राज्य का मंत्री हो गया सब। स्वतंत्र मतलब होता है कि वो कैबिनेट के अधीन होकर काम न करे, बस यही जान लेना। तुम देखना जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो 3 तरह का मंत्रिपरिषद का गठन होता है। देखना लिखा रहेगा कैबिनेट स्तर का मंत्री, राज्य स्तर का मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो देखना जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा ना उसका राज्य मंत्री में भी होगा, लेकिन स्वतंत्र प्रभार का जो पद देखना, जिसको इसको जो पद मिला है उसका ना तो राज्य में चर्चा रहेगा ना कैबिनेट में। देखना अब आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होता है कि कैबिनेट स्तर के मंत्री को सलाह देने के लिए होता है। जैसे कि मान लो कैबिनेट कोई रेल मंत्री है, किसी कारणवश वो विदेश चले गए तो उनके कार्यभार को तत्कालिक रूप से संभालने के लिए राज्य मंत्री बनाया जाता है। तुम देखना जितना भी राज्य मंत्री होगा सबका जरूर कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री होगा। इसीलिए कहा गया कि कैबिनेट स्तर के मंत्री को सलाह देने के लिए बनाया गया है कि अगर ये ना रहें तो ये लोग तत्कालिक जिम्मेदारी संभाल लें। जबकि इसमें जितने विभाग है देखना इसका किसी भी कैबिनेट स्तर के मंत्री से ताल्लुकात नहीं रहेगा, इसमें सारे का रहेगा। देखो क्या जैसे रेल मंत्री, तो रेल मंत्री लिखा रहेगा तो देखना आपको वो लिखा रहेगा कैबिनेट स्तर का मंत्री। और रेल राज्य मंत्री लिखा रहेगा तो सोचना कि उसको स्वतंत्र उसको समर्थन देने के लिए रखा गया है, ताकि उन किसी कारणवश उनका पद अगर खाली हो जाए तो वो पद को क्या कर ले, संभाल ले। यानी विदेश चले गए, तबीयत खराब हो गया, चले गए बाहर ट्रीटमेंट कराने चले गए, तो ऐसी हालात में राज्य मंत्री उनके पद को संभाल देता है सब। ठीक, अब आता है कैबिनेट स्तर का मंत्री। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है सबसे महत्वपूर्ण? कि ये जितने भी देश में बड़े बड़े विभाग हैं इसी में शामिल होते हैं, जैसे रेल विभाग, रक्षा विभाग, वित्त मंत्री विभाग, ये हो गया। ठीक ना, इसकी बैठक की, ठीक ना। तो कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है वो सारे बड़े बड़े विभाग को क्या बोलते हैं? कैबिनेट स्तर का मंत्री। ठीक ना। अब आता है इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा कैबिनेट स्तर की? तो बोलना पीएम करेगा। और पीएम नहीं रहेंगे तो लास्ट किनका नंबर आएगा? तो गृह मंत्री करेंगे। ठीक ना। तो पूछता है कैबिनेट स्तर के मंत्री का, जैसे रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, इन सब का सामूहिक रूप से बैठक ऐसे मूल रूप में कौन करता है? लेकिन एक विकल्प क्या रखा गया है कि अगर ना रहे पीएम तो गृह मंत्री भी कर सकते हैं बैठक। ठीक, अभी बताएंगे कैबिनेट स्तर का मंत्री का बैठक कब होता है। ठीक,
जैसे पद हो गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो छूट गया है, राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री अमित शाह है, वित्त मंत्री निर्मला है, ईटीसी है। सबको देख लेना, परीक्षा में आता है तो करेंट में जाकर सबको देख लेना, ठीक। अब होता है, देखो अब होता है इसमें, देखो लिख रहा है लोकसभा के सदस्य बहुमत के साथ सदस्य कर समर्थन करे तो केंद्रीय मंत्री बन सकता है। देखो ये क्या चीज़ लिखा हुआ, देखो ध्यान से। अभी हम बताए थे देखो, ध्यान देखना सब लोग। देखो ये लिख रहा नीचे, देखना नोट, देखना क्या लिखा हुआ है। नोट लिखा हुआ नीचे में कि लोकसभा के सदस्य बहुमत के साथ समर्थन करे तो केंद्रीय कैबिनेट मंडल का सदस्य बन सकता है, लेकिन किसी भी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह, इसका हम आगे चर्चा कर लेंगे। महान्यायवादी जो होता है ना, वो भी संसद का सदस्य न होते भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखो ये क्या है, अगर मान लो अगर मान लो मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है या मंत्रिमंडल का क्या हो रहा है, या सदन की कार्रवाई चल रही है, ठीक ना। इस स्थिति में क्या होगा, अगर कोई चाहता है, अगर लोकसभा, मान लो एक लोकसभा है और एक राज्यसभा, ठीक ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा है, ध्यान सुनना। तो राज्यसभा का सदस्य अगर कोई चाहेगा कि हम लोकसभा की कार्यवाही में भाग लें, जैसे राज्यसभा से मान लो अमित शाह सदस्य हैं और चाहते हैं कि हम लोकसभा की कार्यवाही में हम क्या लें, भाग लें, तो भाग ले सकते हैं। लेकिन किसी मुद्दे पर अगर मतदान कराया जा रहा है या बहस कराया जा रहा है तो उसमें वो भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर उसमें मतदान कराया जा रहा हो, मतदान कब कराया था, जब किसी भी मुद्दे पर गतिरोध हो जाता है विधेयक पर, तो सही रणनीति जानने के लिए कि कितने इसके पक्षधर हैं, कितने इसके पक्षधर नहीं है। ज़्यादा पक्षधर होंगे, जिधर ज़्यादा जाएगा वो मान लिया जाएगा विधेयक पारित हो गया। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये मतदान नहीं करेंगे। मान लो लोकसभा में कोई बिल पास हो रहा है तो राज्यसभा के व्यक्ति बताओ इसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या कंडीशन है कि सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जब किसी उस विधेयक पर अगर कोई मतदान कराया जा रहा हो, मतदान का मतलब होता है कि जब किसी विधेयक पर गतिरोध हो जाता है तो यह जानने के लिए कि वो सदन में बिल यह पास होगा कि नहीं होगा, इसके लिए मतदान कराया जाता है। ज़्यादा अगर पक्ष में मतदान हो गया तो पास हो जाएगा, विपक्ष में गया तो पास नहीं होगा, तो उसी में वो मतदान में भाग नहीं लेंगे। हाँ, बैठे रहेंगे लेकिन भाग नहीं ले सकते क्योंकि वो राज्यसभा से हैं, ठीक ना। राज्यसभा का व्यक्ति भी मंत्रिपरिषद बन सकता है कि नहीं, बन सकता है। लेकिन राज्यसभा का सदस्य अगर मंत्रिपरिषद नहीं बनता है और चाहता है कि लोकसभा कार्रवाई में भाग ले तो भाग ले सकता है, ठीक। लेकिन वो मतदान नहीं करेगा, बस यही जानना था, ठीक ना, इतना जान लो। तो मंत्रिपरिषद कितने स्तर के होते हैं, 3 स्तर के हैं। ज़्यादातर इसमें कौन लोग होते हैं, लोकसभा से। राज्यसभा के भी लोग शामिल हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। पूरी जगह कैबिनेट स्तर के मंत्री को सपोर्ट कौन करता है, राज्य मंत्री, न कि स्वतंत्र प्रभार। जितना भी राज्य मंत्री होगा सबका कैबिनेट मंत्री होगा, ये ध्यान रखना। स्वतंत्र प्रभार में जो भी मंत्री विभाग मिला रहेगा उसका कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, जैसे कि मान लो मंत्रिपरिषद है, ठीक ना, अभी एनडीए गवर्नमेंट का केंद्र में, तो ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत का मतलब होता है निजी रूप से, तो उत्तरदायी को इसका मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है
इसके कार्यकाल की चर्चा संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना। तो पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद के कार्यकाल की चर्चा संविधान के में उल्लेख है कि नहीं, नहीं है। ठीक, तो कितने तरह के, कि निजी उत्तरदायी और सामूहिक उत्तरदायी। इन व्यक्तिगत और जो कि जैसे मंत्रिपरिषद है, ये टोटली रूप से या सिंगल रूप से, उत्तरदायी का मतलब ये हुआ कि सिंगल, अगर मान लो कोई मंत्री है सिंगल रूप से चाहता है कि हम अपने पद से क्या कर दें, इस्तीफा दे दें या गलत आचरण से उनको बर्खास्त कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति उनको क्या कर सकता है, सिंगल बर्खास्त कर सकता है। आर्टिकल 75 का 2 में है। तो बार बार क्वेश्चन पूछता भी यही है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। अगर सिंगल हट भी जाएगा तो इससे लोकसभा पर कोई असर नहीं करेगा। अब सामूहिक रूप से हमने क्या हुआ कि जितने भी मंत्रिपरिषद ऐसे 79 है, सब एक साथ कब भंग हो जाएगा, तो ये देखो लोकसभा के प्रति होता है, ठीक ना। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, यानी सब एक साथ किसके प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति, यानी सब एक साथ कब हट जाएंगे, जब लोकसभा भंग कर दी जाएगी। अगर लोकसभा ना रहे तो संसद पूछ देगा। संसद का मतलब यहाँ पर राज्यसभा में नहीं जानना है, संसद का मतलब जानना केवल लोकसभा। संसद, लोकसभा ना रहे तब क्या मारना, संसद मारना, ठीक। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति, लोकसभा भंग, तो मंत्रिपरिषद रहेगा। बताओ, अभी विधानसभा भंग हो जाएगा तो जिनको भी नीतीश कुमार में मंत्री पद मिला है वो सब रहेगा मंत्री में, सब खत्म हो जाएगा। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा। चलो, एक तरह से टीम की तरह काम करता है। कैसे टीम की तरह काम करता है, तो जब भी सरकार चलाना हो तो सारे लोग सरकार को मदद करता है। लोग, रेल वाला रेल विभाग में मदद करेगा सरकार को, वित्त वाला वित्त विभाग में करेगा, कि सारे विभाग ढंग से चलेगा तो आम जनता में अच्छा संदेश जाएगा कि ये सरकार देश चलाने में हर विभाग सक्षम है, तो क्यों ना इसको अगला सरकार इसी को दिया जाए। इसीलिए, ठीक ना, इसलिए टीम की तरह कहता है, कार्य करता है। तो सामूहिक रूप से बताओ किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से कैसे होते हैं, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना हट सकते हैं। किस आर्टिकल में, तो 75 का 2 है, 1 जोड़ दो 75 का 3 हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एक भी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव हो गया, ये बताएंगे आगे क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, तो लोकसभा भंग हो जाएगा और आम चुनाव होगा, ठीक ना। तो पूछ सकता है कि सामूहिक रूप से अगर किसके प्रति, लोकसभा या सांसद के प्रति। मंत्रिपरिषद, अगर सामूहिक रूप से लोग मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, अगर एक भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो लोकसभा भंग हो जाएगा और आम चुनाव होगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की चर्चा आर्टिकल 356 में है और ये राज्य में लागू होता है। जब राज्य होगा तो क्या लिखाएगा, विधानसभा भंग हो जाएगा, वहाँ भी आम चुनाव होगा और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, क्योंकि राज्य में राष्ट्रपति होता लागू, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता केंद्र में, ठीक ना, ध्यान रखना है सब। चलो, तो अगर पूछ देगा कि किसी भी सरकार के या मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाए तो क्या होगा, लोकसभा भंग हो जाएगा, केंद्र में होगा तो आम चुनाव हो जाएगा, कराया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, ठीक ना। और वही राज्य के अनुसार पढ़ेंगे कि किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद में एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागू हो गया, राज्य में, जैसे बिहार में हो गया या यूपी में हो गया, तो वो विधानसभा भंग हो जाएगा, विधानसभा का फिर से चुनाव होगा और राष्ट्रपति शासन होगा। तो ये हो गया 2 चीज़ लोकसभा के लिए, और तीनों हो जाएगा विधानसभा में लागू हो जाएगा, ठीक। इसको समझ लेना। तो ये समझ लगभग, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से बोलेगा, सिंगल रूप से तो राष्ट्रपति, सामूहिक रूप से तो लोकसभा। तो देखो, सामूहिक में क्या होगा, समूह। लोकसभा में क्या होता है, ज़्यादा लोग होते हैं। राष्ट्रपति क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। तो व्यक्तिगत भी क्या होता है, सिंगल होता है। तो सिंगल को सिंगल से बताओ, डबल को डबल से ले जाओ, ठीक। बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में विघटन देखो होता है। विघटन का मतलब क्या होता है कि वो समाप्त हो जाना, ठीक ना। तो जो मंत्रिपरिषद है वो कब जाके समाप्त हो जाएगा, देखो, जब पीएम अपने पद से क्या कर दें, त्याग दें। जैसे हमारे ये रूल बनाया गया, संविधान में रूल है कि संवैधानिक रूल है कि पीएम अपने पद से त्याग कर दें। तो इसका मतलब होता है कि पीएम त्याग पद देगा, मतलब हो गया कि जो मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व करता है
यानी जो मुखिया है वो अपने पद से त्याग दे दिया है, और ये लोग सब मुखिया के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक ना, तो ये भंग हो जाएगा। ठीक, मंत्रिपरिषद का भी क्या हो जाएगा, विघटन मान जाता है। जब पीएम का मृत्यु हो जाए तो भी विघटन हो सकता है, जब अपने पद से इस्तीफा दे दे तो भी क्या सकता है, उनको पद से हटा दिया जाए तो भी क्या सकता है, मंत्रिपरिषद का विघटन हो सकता है। तो मंत्रिपरिषद का विघटन कितने कंडीशन है, पहला जब पीएम की मृत्यु हो जाए, यानी मंत्रिपरिषद मतलब टोटल कब खत्म हो जाएंगे, जब पीएम की मृत्यु हो जाए, या पीएम अपने पद से क्या कर दे, त्याग दे, या पीएम को पद से हटा दिया जाए। ठीक, या फिर लोकसभा भंग हो जाए। लोकसभा जब भंग होगा तो जो मंत्री हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर अगला लोकसभा चुनाव होगा तब फिर मंत्री बनेंगे। सरकार गिर जाए, बीच में सरकार क्या हो गया, 5 साल के अंदर में सरकार गिर गया तो लोकसभा भंग हो गया तो मंत्री भी जो रहेंगे पद से अपना इस्तीफा दे देंगे, या कार्यकाल क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक, कार्यकाल यानी 5 साल जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जैसे मान लो बिहार विधानसभा में 5 साल पूरा हो जाएगा कार्यकाल, तो 5 साल पूरा होने पर सारा मंत्री क्या कर देगा, इस्तीफा दे देगा, फिर से विधानसभा क्या हो रहा है, चुनाव होगा। दूसरा होता है अविश्वास प्रस्ताव, ये केवल लोकसभा में होता है, ठीक ना, ध्यान सुनना, केवल कहाँ होता है, अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में बता देंगे, केवल लोकसभा में पेश होता है। किसके विरुद्ध होता है, सरकार के विरुद्ध। कौन करता है, विपक्षी लाता है सब। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि जो सरकार है, सिंपल समझ लो कि जो सरकार है वो बहुमत में नहीं है, या किसी विधेयक को लेकर के उसमें आम सहमति नहीं है, तो हम इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, यानी इनका सरकार बनाने के काबिल नहीं है लोग हैं, मैंने सरकार में जितनी संख्या होनी चाहिए इनकी नहीं है, बहुमत नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कौन लाता है, विपक्ष लाता है, और ये कहाँ होता है, ओनली लोकसभा में। कैसे भी धन विधेयक है, धन विधेयक भी हमेशा कहाँ पेश होगा, लोकसभा में। उसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ पेश होगा, लोकसभा में। कब माना जाएगा अविश्वास प्रस्ताव हो गया, तो लोकसभा में जितने लोग उपस्थित हैं उनका अगर 50 सदस्य अगर अनुमति दे दे कि हाँ इस व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। जैसे 1963 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था विश्वास प्रस्ताव, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। इसका हम आगे बताएंगे कि यह संवैधानिक नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लाना क्या नहीं है, संवैधानिक नहीं है, एक नियम है। कहीं भी संविधान में आर्टिकल में इसकी चर्चा तुमको नहीं दिखेगा, इसलिए संवैधानिक नहीं है, एक नियम के तहत होता है। ये नियम समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष। 198 में कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री को लोकसभा बहुमत नहीं है तो विपक्षी उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है कि आप अपना विश्वास मत हासिल करें। ठीक, तो कौन लाता है, विपक्षी। पहली बार कब लाया गया था, 63 में, किसके विरुद्ध, नेहरू के विरुद्ध, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पाया। दूसरी बार जब 77 में लाया गया, 78 में, तो इस समय सिद्ध हो गया। क्यों सिद्ध हो गया, इसलिए सिद्ध हो गया क्योंकि मोरारजी देसाई के समय में लाया गया था और वो अपना लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो ये आगे हम लोग जब पढ़ेंगे इसको डीप में, यहाँ क्यों नहीं जान लो। एक अविश्वास प्रस्ताव, मतलब लोग अविश्वास प्रस्ताव में क्या होगा, पीएम की संविधान में, पीएम का संसद में बहुमत नहीं होगा तो उसकी सरकार गिर जाएगी। जब सरकार गिरेगा तो उसके जो मंत्री हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे तत्कालिक रूप से। जब लोकसभा भंग हो जाएगा, मतलब कि 5 साल पहले, 5 साल के बीच में ही, तो कब सरकार भंग होता है, जब गठबंधन की सरकार हो, पार्टी समर्थन ले लिया वापस, सरकार गिर गई, तो जो भी मंत्री होंगे वो भी भंग हो जाएंगे। जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो कार्यकाल पूरा होने के बाद सारे पीएम पद से त्याग देंगे तो मंत्री भी त्याग दे देगा। और एक जब पीएम के बारे में है कि पीएम, लोकसभा, अविश्वास प्रस्ताव, पीएम की जब मृत्यु हो जाए, पद से त्याग दे दे, तब मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। यानी इन तीनों कंडीशन में पीएम का विघटन हो जाएगा, ये थी का मंत्रिपरिषद का, ठीक ना। अम्बेडकर ने, पूछ सकता कभी कभी, अम्बेडकर ने अपनी, जब अम्बेडकर जब मंत्रिपरिषद सदस्य थे तो 1953 में हिंदू बिल कोड के माध्यम से, हिंदू बिल कोड के मुद्दा उठा था, उसी बिल कोड पर माध्यम से उन्होंने क्या किया था, 1953 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला कौन थी जो मंत्रिपरिषद में शामिल हुई थी, तो राजकुमारी अमृत कौर। फिर पता पहला मंत्री ऐसे थे जिन्होंने अपने पद से त्याग पद दे दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 49 के दौर में अपने पद से इस्तीफा दिया था। अम्बेडकर भी अपने पद से क्या दिए थे, इस्तीफा दिए थे।
लेकिन अम्बेडकर के पहले कौन दिए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिए थे। कश्मीर के मुद्दे को लेकर दिए थे ये। नहीं, समझ गया होगा मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद जो है, ये जैसे मंत्रिपरिषद है, कब समाप्त हो जाएगा, भंग हो जाएगा, विघटित हो जाएगा? तो एक पीएम के कंडीशन में, एक लोकसभा कंडीशन में, एक अविश्वास प्रस्ताव के कंडीशन में। ठीक। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना। देखो, तो जब देश में, हमारा देश भाग 5 कहता है कि देश में राष्ट्रपति होगा, ठीक, तो राष्ट्रपति जब पद पर आएंगे तो जो भी अपना वो काम करेंगे, उस सारे काम पीएम और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। आर्टिकल 74 कहता है। तो राष्ट्रपति अपना सारा कार्य किसकी सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद से। एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति हर काम करने के लिए मंत्रिपरिषद से बाध्य है। आर्टिकल किस में है? 74 में चर्चा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब कोई लोकसभा या राज्यसभा से बिल क्या हो गया, पास हो गया, तो जब लोकसभा से राज्यसभा, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा है, दोनों सदनों से कोई बिल क्या हो गया, पास हो गया, तो जब तक उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक वो बिल कानून नहीं बनेगा। तो बिल स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे मान लो किसी की नियुक्ति करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना है, नौसेनाध्यक्ष की नियुक्ति करना है, वित्त मंत्री की नियुक्ति करना है, या किसी और की नियुक्ति करना है, जैसे सीएजी की नियुक्ति करना है, तो वहाँ पर ये मंत्रिपरिषद की क्या कर सकते हैं, सलाह लेंगे जरूर। लेकिन कोई बिल पास हो रहा है, तो ऐसे हालात में दोनों सदन से बिल पास हो गया, तो स्वीकृति जब मिलेगी, राष्ट्रपति से मिल लेने जाएगा, तब ना कानून बनेगा। तो मंत्रिपरिषद के सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यही एक ऐसा कंडीशन है जिसे मंत्रिपरिषद सलाह की कोई जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ देखते हैं, घटनाक्रम। सबको पता है कि इंदिरा गांधी अपने ज़माने में काफ़ी तनाशाह पीएम मानी जाती थी। तनाशाह इसलिए बताया गया है कि अपने मुताबिक वो काम, उसको जो लगता था कि हमको जो लगता है उसके अनुसार काम करना चाहिए। वो जनता का हित का ख्याल रखते नहीं थे, तो अपना मनमाना करने लगी। तो हुआ क्या, उसने देखा कि राष्ट्रपति जब संसद, लोकसभा में, उसमें देखना है कि लोकसभा में कांग्रेस की सरकार थी, तो राज्यसभा में कांग्रेस से ज़्यादा है लोग। विभिन्न राज्यों में भी कांग्रेस सरकार ज़्यादा थी, तो कांग्रेस के चुना कर गए। तो लोकसभा में उसका बहुमत था और राज्यसभा में बहुमत था। आगे बताएंगे कभी लोकसभा में बहुमत क्यों था, बताओ। क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ही था मेन, और उसका ही सीट आता था बहुमत से। और राज्यसभा में भी चाहता, विधानसभा जाता भी राज्यों का, और विधानसभा में राज्यों में भी कांग्रेस का पकड़ बहुत जगह था। अब ना कम हो गया सब जगह से। तो राज्यसभा में उसका बहुमत, लोकसभा में दोनों सदनों से बिल पास होता था। लेकिन राष्ट्रपति के पास जब ज़्यादा था, तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर देते थे, वीटो लगा देते थे। और इंदिरा गांधी जानती थी कि राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करेंगे बिल पास नहीं होगा। उसने क्या की, आनंद फानन में 42वां संविधान शोधन बनाई, और उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। यानी कोई भी बिल अगर लोकसभा या राज्यसभा या मंत्री अगर पास कर दे, परिषद पास कर दे, तो आपको उस पर सिग्नेचर करना क्या है, ज़रूरी है। या मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही आप कोई काम करेंगे। यानी हम जो चाहेंगे वही करेंगे, ताकि हमारे अनुसार देश को चलाया जा सके, हमारे अनुसार भारत में नीतियों को लागू किया सके। इसलिए तुम देखना 42वां संविधान शोधन को विवादित संविधान शोधन भी कहा गया है। उसी में 42वां में जो त्रुटियाँ थी उसको सुधार दिया गया, 44वां में कर दिया गया। तो 44वां को सुधारवादी बोला गया। इसीलिए अब क्या हुआ, इसीलिए राष्ट्रपति यहाँ पर क्या हो गया, पंगु हो गया। इसीलिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ये वाला 89 के सवाल मेंस में पूछा था, हम लोग याद है कि यूपीएससी मेंस में, कि राष्ट्रपति एक प्रकार से रबड़ स्टंप क्या है। रबड़ स्टंप में क्या होता है कि जब तुम कोई काम करोगे, खाली तुम्हारा मुहर मारना रह जाएगा, तुम्हारा सिग्नेचर कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तुम क्या हो जाएगा, रबड़ स्टंप रहोगे, ठीक ना। तो रबड़ स्टंप बना दिया गया कब, उनको 42वां संविधान। आपको कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ आया और सिग्नेचर कीजिए और मारिए, मुहर चल दीजिए। यानी हर कानून को बनाने के लिए उसने क्या किया, किसका राष्ट्रपति को सीमाएँ बांध दी। यानी राष्ट्रपति के अधिकार को सीमित कर दिया गया कानून बनाने संबंधित। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उन्होंने लगा
कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के पद का क्या किया, दोहन किया है, उसके वीटो का दोहन किया है। तुरंत इन्होंने क्या किया, इस नीति को काट करके पुनः कह दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, पुनर्विचार के लिए बाध्य नहीं है, और उनके द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि आप लोग जो हमको सिग्नेचर करने के लिए बोले हो सही नहीं है, आप लोग पुनर्विचार कर लीजिए, ठीक ना। तो कब उनको बाध हटा दी गई, 44वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो राष्ट्रपति को कब पंगु कर दिया गया था, 1976 में। किस संविधान, कैसे, कि मंत्रिपरिषद कोई भी रूल बना देगा, आपको अब सिग्नेचर करना है। लेकिन ये किसके समय आकर के, जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि ये नीति के क्या है, खिलाफ है, जो परंपरा है उसी को रहने दी जाए। तो परंपरा अनुसार राष्ट्रपति के अधिकार को क्या किया गया, बनाए रखा गया, ताकि कोई भी सरकार आएगा तो राष्ट्रपति पर अपनी मनमानी न थोप सके। इसका हम आगे क्लास बताएंगे वीडियो में, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट होता है, अब देखो एक चीज़ और है, क्वेश्चन भी यही है। देखो अंतर क्या होता है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। देखो ये हमारा मंत्रिपरिषद, इसमें 3 स्तर के मंत्री हैं, ठीक। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और मंत्रिपरिषद और उप मंत्री। तो देखिए यही वाला ये है, और ये तीनों को मिला दो तो ये हो जाएगा, ठीक। यही वाला क्या है, ये है। तो देखो ये संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है, आर्टिकल 74 में इसकी क्या है, चर्चा है, ठीक ना। लेकिन और मूल रूप में ये संवैधानिक नहीं था, पहले ब्रिटिश परंपरा को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन बाद के दिनों में क्या किया गया, विवादित होने के कारण क्या गया कि मंत्रिमंडल के पद को विवादित होने के कारण बचाने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में 352 के 3 खंड में जोड़ दिया गया, ताकि ये भी अब संवैधानिक हो गया। इसको लाया कैसे गया था, ब्रिटिश परंपरा में। मतलब भारत सरकार ने सोचा कि हम भी ब्रिटेन की परंपरा की तरह अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे, ताकि हम लोग का उस पर अपना अधिकार रहेगा और अपने अनुसार नीति निर्धारण करते रहेंगे। तभी इसका विरोध होने लगा। इंदिरा गांधी ने इसका काफ़ी दुरुपयोग किया। तो जब दुरुपयोग किया तो जनता पार्टी की सरकार आई तो कहा कि इस दुरुपयोग को बचाने के लिए इसको भी संवैधानिक कर दिया जाए, ताकि कोई संविधान के नियमों को उल्लंघन न करे, ठीक ना। तो 1978 में क्या किया गया, इसको भी संवैधानिक बना दिया गया, आर्टिकल 352 के 3 के तहत। तो पूछ देगा मंत्रिमंडल को संवैधानिक कब मिला, तो 352 के तहत 78 में। मंत्रिपरिषद मूल रूप से ही क्या था, बताओ। मंत्रिपरिषद मूल रूप से क्या था, संवैधानिक था, 74 आर्टिकल में है। और ये कैसे है, मूल रूप में क्यों नहीं था, देखो बताया था ना, खंड जहाँ रहेगा 1, 2, 3, तो 52 का 3 में चर्चा है, तो ये झूठा है बाद में, ठीक। इसमें सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के, उप। तो बड़ा कौन हुआ, मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, तीनों स्तर के मंत्री इसमें आते हैं। इसमें सिर्फ क्या आएगा, कैबिनेट स्तर का मंत्री, ठीक। इसकी बैठक नहीं होती है, मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती है, इसकी बैठक होती है। इसका आर्टिकल कौन है, 74 और 75 में। इसका आर्टिकल कौन है, 352 में। ये मूल रूप में था, ये मूल रूप में नहीं था, अब जोड़ा गया। देखो ये क्यों इसकी बैठक होती है, तो तुम लोग सुनता होगा, सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है कि जो भी निर्णय लेता सरकार को किसी भी तरह का नीति बनाना हो, निर्णय लेना हो, तो इसी का मंत्रिमंडल का बैठक बुलाता है, ताकि अपने विभाग से, अपने मंत्रिपरिषद से हम क्या करके कैबिनेट स्तर के मंत्री से निर्णय लेकर के कोई आगे नीति बना पाए। तुम देखता होगा नीतीश कुमार के बारे में बराबर सुनता होगा, आता है कि 6 बजे कैबिनेट स्तर के मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। अभी टीवी ब्रेकिंग न्यूज, कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई, सरकार ने निर्णय लिया, देखना पेपर में आता रहता न्यूज में। तो सुनो, ये जो मंत्रिमंडल है, देखो, तो अब जब देश आज़ाद हुआ तो कहा गया कि ये ब्रिटिश परंपरा, इसको रखा जाए कि रखा जाए, क्या भविष्य में इसके लिए हमारी त्रुटियाँ हो सकती है। हो सकता है कि जिसकी सरकार रहेगी अपना मंत्रिमंडल के अनुसार सब नियम बनाएगा। तो लेकिन बाद में कहा गया कि कम से कम नीति तो बना पाएगा अपना, इसीलिए गोपाल स्वामी अयंगर को कमेटी बनाएगी। उन्होंने 1949 में रिपोर्ट दिया कि ब्रिटिश परंपरा को आगे बढ़ा कर रखा जाए। इससे क्या होगा, कम से कम जिसकी सरकार है उस पर जिम्मेदारी रहेगी, सरकार जिम्मेदारी रहेगी, और समय समय पर अपने कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से सलाह ले करके वो नीति बना पाएगा, ताकि नीति निर्धारण में कोई दिक्कत ना है।
तो नीति निर्धारण में कोई दिक्कत ना, इसी के लिए कैबिनेट स्तर के मंत्री को क्या बुलाई गई, बैठक बुलाई गई। अब इसी पर मयूर नामक एक जो ब्रिटेन के बहुत बड़े राजनेता थे, उन्होंने बोला था इसके बारे में कि राज्य का ये जहाज रूपी पहिया है। जैसे मान लो सरकार है, ये गाड़ी है, गाड़ी में 2 का पहिया है, एक सरकार एक उसका मंत्री, कैबिनेट का मंत्री। जहाज कब चलेगा, गाड़ी कब चलेगा, जब उसका दोनों पहिया रहेगा मजबूत तब। एक सरकार एक मंत्री। और बोला है कि एक तनाशाह की तरह काम करता, मयूर ने बोला। तनाशाह कैसे करेगा काम, तो मान लो जब किसी पार्टी को ज़्यादा सीट आ गया, जैसे बीजेपी को ज़्यादा सीट आ गया, तो अपने व्यक्ति को ही क्या बनाएगा, मंत्री में विभाग में मदद लेगा, उन्हीं का कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाएगा। और जब कैबिनेट का मंत्री बनाएगा तो सारा निर्णय वो खुद लेगा और अपने पार्टी के विशेष के अनुसार लेगा वो। इससे क्या होगा कि जो लोकतंत्र है, सच्चा लोकतंत्र है, उसके अधिकारों का हनन होगा। तो विपक्षी लोग इस पर हल्ला करेगा कि ये जो सरकार है निकम्मी है, लोकतंत्र का हनन कर रही है, जो मर्जी मारा मंत्रिमंडल बना करके अपना कैबिनेट स्तरीय का बहस कर अपना नीति बना दे रही है, ठीक ना। तो ध्यान आए। सो इसीलिए बाज़ार में चर्चा में रहता है, मार्केट में हमेशा, कि मंत्रिमंडल की बैठक यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री बैठ रहे हैं, सर्वदलीय बैठक, सभी दल के लोग बैठेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे चीन मामला आएगा, पाकिस्तान मामला आएगा, काफ़ी देश में गंभीर मामला आएगा, तो सर्वदलीय एक बैठक होता है, ध्यान रखना। सभी दल के लोग बैठेंगे, सर्वदलीय सभी दल। कैबिनेट में क्या होगा कि जिसकी सरकार होगी उसकी, इसलिए उसको तानाशाह की तरह दिखता है कि हमारी सरकार है, हमारे मंत्री लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। समझ गया ना। तो ये होता है, इतना ही तक है मंत्री परिषद, बस समझ लो। तो क्या क्या था फिर समझ लो एक तरह से। इसमें क्या आएगा, पूछेगा मंत्री परिषद में की चर्चा किस आर्टिकल में, 74 और 75 में है, ठीक ना। मंत्रिमंडल शब्द का मुख्य होता क्या, कैबिनेट स्तर का होता है। ये कब आया शब्द, 1978 में आया, ठीक ना। किसने कहा था कि का ये जहाज रूपी पहिया है, तो मयूर ने कहा था। तानाशाह की तरह किसने बताया था, मयूर नामक वैज्ञानिक ने, राजनीति शास्त्री ने, ठीक ना। भारत में मंत्रिमंडल की परंपरा, कैबिनेट स्तर के मंत्री की परंपरा बनी रहे, इसके लिए गोपाल स्वामी अयंगर ने बनाया था। सरकार की सारी नीतियाँ कौन तय करता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं लोग। इनका बैठक होता है समय समय पर। ये संवैधानिक रूप में आरंभ में था नहीं, ब्रिटिश परंपरा को आगे बढ़ाया गया। कब इसको दिया गया संवैधानिक रूप से, तो 1978 में। कौनवा संविधान, 44वां, किस आर्टिकल में, 352 के 3 में, ठीक। समझ लेना इसको। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार क्या नहीं कर सकता, तो बोलना कि विधेयक पर सिग्नेचर करते समय सलाह लेना जरूरी। राष्ट्रपति को बाध्य कब बना दिया गया था, 76 में। कौनवा संविधान, 72वां। कब उनको बाध्य को हटा दिया गया, 44वां के तहत। फिर अगर मंत्रिपरिषद का विघटन के कितने कंडीशन, 3। पीएम जब मृत्यु हो जाए, अपने पद से त्याग दे दे, उसको हटा दिया जाए, या लोकसभा भंग हो जाए, या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, ठीक ना। पहला मंत्रिपरिषद से त्याग देने वाला मंत्री कौन था, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। अम्बेडकर साहब कब दिए थे, 53 में। कौन बिल के तहत, हिंदू कोड बिल के तहत, ठीक ना। अब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रदायी, अभी बताए हैं। सामूहिक रहेगा तो लोकसभा अधिक है, समूह में है, बना देना। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। इस तरह से पीछे सब पकड़ लेना सब लोग। मंत्रिपरिषद में पूछ देगा कि ज़्यादातर संख्या किसकी होती है, लोकसभा को होती है, ठीक ना। मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, तो कैबिनेट स्तर का मंत्री का, पीएम नहीं होने पर गृह मंत्री करेंगे, ठीक ना। ठीक, यही पकड़ लेना, बस इतना ही पकड़। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, पीएम होता है। नेक्स्ट होता है योग्यता। योग्यता के लिए बताए थे कि कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल बन सकता है, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, चाहे वो न लोकसभा से हो चाहे न राज्यसभा। लेकिन कंडीशन क्या है, 6 माह के अंदर, किस में, सदस्य न होने पर। शपथ बताई दिए, पद एवं गोपनीयता के लेता किस आर्टिकल में, अनुसूची 75 के 4 में, ठीक ना। और ये 3 कंडीशन जो बताएं, ये योग्यता के कारण। जब उसको मौका मिला हो कि 6 महीने के अंदर सदस्य बन जाइए और वो नहीं बनता, तब 60 दिन तक बिना अनुपस्थिति के और दल बदल करने के कारण उसको सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, बताई दिए हैं। उसके बाद ये सब पकड़ लेना, सब गठबंधन की सरकार क्या होती है। मंत्रिपरिषद की सीटों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। किस संविधान के तहत, 91वां।
ठीक ना। ये पढ़ना मूल में था नहीं था। मंत्रिपरिषद के लिए परिषद शब्द की चर्चा किस में है? अर्थशास्त्र में है। ठीक, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, इंतजार करना उसका सब।